चलिए अपने बात कर रहे थे राजस्थान बजट के बारे में, ठीक है। उसके अंदर कल तक का हमारा जो पार्ट था पिछले वीडियो लेक्चर का, उसमें हमने लास्ट डिस्कशन किया था पर्यटन, कला और संस्कृति के ऊपर, ठीक है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कला और संस्कृति पर्यटन से जुड़े हुए 2-4 पॉइंट की और बात करते हैं अपने। देखो, वर्ष 2027 में जयपुर की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे बताओ आप? 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कितने वर्ष? 300 वर्ष। 1727 से 2027 आ जाएगा। तो 2027 आने पर गोविंद देव जी जो है ना, जयपुर वाले जो शासक है, गोविंद देव जी को अपना क्या मानते, आराध्य मानते, तो उन गोविंद देव जी के नाम पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। लेकिन वर्ष आगे का है, कौन सा है? 2027। फिर देखिए आप, कोटा के अंदर एरो सिटी का विकास किया जाएगा, ठीक है। कौन सी सिटी? एरो सिटी। ये एक नया कंसेप्ट चल पड़ा है आजकल, है ना। इस प्रकार की टैक्सी सर्विसेज है ये, जो कि थोड़ी सी हवाई या हवा के अंदर उड़ने वाली मान लो आप, या इस प्रकार का प्रोटोटाइप है ये, ठीक है, जिसके अंदर इसका प्रदर्शन किया जाएगा, या वहां इस प्रकार के कार्य जो है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो कोटा जो बनने जा रहा है हमारी प्रदेश की पहली क्या, एरो सिटी के नाम से। चलिए इसके बाद में देखो, ये 3 एफटीओ स्थापित करने की बात चल रही है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने की बात चल रही है, जिनको अपने एफटीओ। तो अभी जैसे मैंने बताया था 2024 के अंदर हमने नागर विमानन नीति घोषित की थी, सिविल एविएशन नीति हमने घोषित की, नागर विमानन नीति 2024। उसके अंदर हमने कई जगह देखी थी, हमीरगढ़ वाली और वाली, जहां पर हमने फ्लाइंग स्ट्रिप बनाई है या फ्लाइंग कॉलेज खोले हैं, वहां पे हमने उसी प्रकार से ये फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोले जाएंगे। कहां? प्रतापगढ़, झालावाड़, और तीसरा कहां पे? झुंझुनू। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू, ठीक। यहां पर क्या खोले जाएंगे? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एफटीओ। फिर आगे देखिए, माउंट आबू सिरोही के अंदर एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। कौन सी? एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जैसे आप देखते हो ये पर्यटन के अंदर, है ना, ऊपर से गैम्बलिंग वगैरह करते हैं ये, या वो स्केटिंग वगैरह करते हैं आकाश के अंदर, जैसे, है ना, तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं ना, एडवेंचर मान लो आप, तरह तरह के करतब दिखाना, तो वो उस प्रकार की एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। कहां? माउंट आबू में, ठीक है। तो ये पर्यटन से जुड़े हुए हमारे महत्वपूर्ण बातें थी, जो कि सारी पिछले बजट के अंदर सरकार ने क्या किया, घोषित की। अब अपनी बात करते हैं युवा विकास और कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या नई घोषणाएं इस बजट के अंदर की। उसके अंदर पहली घोषणा यही है कि राजस्थान के बेरोजगारों के लिए हम क्या लेके आएंगे? राजस्थान रोजगार नीति लेके आएंगे, जिसको राजस्थान रोजगार नीति 2025 का नाम दिया है। और इसी नीति के अंतर्गत हम 500 करोड़ रुपए का एक विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करेंगे, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि नई रोजगार नीति 2025 के अंतर्गत स्थापित होने वाला विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की राशि कितनी है, ठीक है। तो ये कितने करोड़ रुपए की फंड से खोला जा रहा है? 500 करोड़ रुपए के फंड से इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। फिर आगे देखिए, इस कोष से हम कौन कौन से कार्य करेंगे रोजगार देने के लिए लोगों को या युवाओं को? एक तो रोजगार परक ट्रेनिंग करवाएंगे और काउंसलिंग करवाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? उनको इंटर्नशिप करवाएंगे। कहने का मतलब जो स्किल उनको सिखाया है उस स्किल को हम क्या करेंगे? इंटर्नशिप के माध्यम से कार्यक्रमों का क्या करवाएंगे? संचालन करवाएंगे। तीसरा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में लिंकेज को बढ़ाएंगे। एम्प्लॉय का मतलब एक जो वो रोजगार प्राप्त कर रहा है और एक वो व्यक्ति जो रोजगार दे रहा है, उन दोनों के बीच में आपस में क्या करेंगे? कनेक्टिविटी या सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और चौथा, रोजगार शिविर जो है उनका भी क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। और लास्ट में कुछ परीक्षा केंद्र जो है उनकी भी क्या करेंगे? स्थापना करेंगे, ताकि उनके स्किल का क्या किया जा सके? टेस्ट लिया जा सके। तो ये 5 कार्य जो है वो हम किससे करेंगे? विवेकानंद रोजगार सहायता कोष से करेंगे। 500 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्थापित किया जाएगा। और किस नीति के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान रोजगार नीति 2025 के अंतर्गत, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, है ना। भगवान विश्वकर्मा का संबंध हम जानते हैं सारा किससे? कोई न कोई स्किल या कौशल से, ठीक है। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 2 करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। कितने रुपए? 2 करोड़ रुपए तक के। और ये ऋण 8% ब्याज अनुदान पर दिए जाएंगे, यानी कि ब्याज के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। कितने परसेंट? 8%। इसका मतलब अगर 10% की रेट से भी अगर लोन दिया गया है किसी उद्यमी को, तो उसको ब्याज पे करना है कितना? 2%। 8% उसको ब्याज अनुदान के रूप में कौन देगी? सरकार देगी। और कितने रुपए तक के लोन इसके अंदर सैंक्शन किए जाएंगे? 2 करोड़ रुपए तक के। इसके साथ साथ एक प्रावधान इसमें और भी लगता है कि 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी भी उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। मार्जिन मनी किसी भी उद्योग की स्थापना के दौरान दी जाने वाली वो रकम होती है जब ये लगने लगे कि उद्योग को आगे प्रोग्रेस करवाने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, तो इसको स्पेयर रखा जाएगा। जैसे आप कभी होम लोन लेने जाओ या किसी बैंक में जाओगे, तो वो आपसे कहेंगे कि आपने जैसे 30 लाख का प्लॉट लिया है, तो हम आपको 25 लाख लोन कर देंगे। मतलब 5 लाख रुपए आपको मार्जिन मनी के रूप में जमा करवाने पड़ेंगे उस प्लॉट के अंदर। तो बैंक उसका 80% लोन कर दिया जैसे बैंक ने। तो ये जो राशि आपने बताई है कि हमारे उद्योग के ऊपर मान लो 2 करोड़ रुपए की राशि लगेगी,
तो उसमें 5 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में कौन उपलब्ध करवाएगा? बैंक ही आपको उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है। इसके अंदर कितने रुपए तक के ऋण सैंक्शन रखे गए हैं? 2 करोड़ के। कितनी ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया गया है? 8%। चलो फिर आगे देखो, आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क। ये आई स्टार्ट का हमारा मतलब है इंक्यूबेशन। ये आई शब्द जो है वो किससे बना है? इंक्यूबेशन से बना है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है ऐसे कंपनियां या ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार अपनी कोई कंपनी स्थापित की है, उनको बोलते हैं अपने स्टार्टअप। क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास कोई आइडिया है अच्छा काम करने का या अच्छा कोई उत्पाद बनाने का, लेकिन उनके पास क्या है? पैसा नहीं है। तो उनको सरकार ने क्या किया है? आई स्टार्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया हमारे जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। तो उसको आई स्टार्ट इनोवेशन या इंक्यूबेशन हब बोलते हैं हमने। अब उसी हब के आगे कुछ एक भारत में डेस्क और स्थापित की जाएगी। डेस्क का मतलब काउंसलिंग कार्यक्रम वहां आयोजित करवाए जाएंगे। तो वो सेंटर कौन कौन से हमारे? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और साथ में कौन सा? मुंबई। तो ये 4 शहरों के नाम आपको याद रखने। हैदराबाद, दूसरा बेंगलुरु, दोनों साउथ इंडिया के हो गए। इसके बाद में दिल्ली और एक हमारा कौन सा? मुंबई। इन 4 जगह पर हम आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हमने प्रत्येक संभाग में, इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 7। क्या स्थापित करेंगे? सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग, है ना? सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग मतलब उन्नत प्रकार के कौशल विकसित करना और कैरियर की क्या करवाना? काउंसलिंग करवाना। ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कहां? प्रत्येक संभाग स्तर के ऊपर। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कोटा के अंदर विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहां पे? कोटा के अंदर क्या स्थापित किया जाएगा? विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट जो है उसको स्थापित किया जाएगा। फिर आगे देखिए, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, तीनों ही पूरे है। देखो आप, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, तीनों में क्या होगा? वैदिक गुरुकुल, यानी कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति वाली जो शिक्षा है और वैदिक पर्यटन केंद्र जो है उनकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। तो ये 3 पूरे, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, तीनों के अंदर क्या खोले जाएंगे? वैदिक गुरुकुल खोले जाएंगे और यहाँ पर वैदिक पर्यटन केंद्रों की क्या होगी? स्थापना होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, एक सैनिक स्कूल मंजूर किया है। कहां? मिर्जेवाला। और मिर्जेवाला कौन सा? ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहां पर क्या खोला जाएगा? सैनिक स्कूल खोला जाएगा। फिर साथ ही साथ हमने 5 बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा और की है। बालिका सैनिक स्कूल, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जनवरी में बात की थी कि एक पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला गया। कहां? जोधपुर में, थम्बुकड़ा गांव के अंदर पहला गर्ल्स बालिका सैनिक स्कूल जो है उसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अब उसी प्रकार के बालिका स्कूल हम कहां खोलेंगे गर्ल्स के लिए? अलवर में, बीकानेर में, जयपुर, जैसलमेर और एक कोटा। कौन कौन से बताओ? अलवर है यानी कि एक पश्चिमी पूर्वी राजस्थान का है, एक फिर बीकानेर है, एक जैसलमेर है, एक साउथ राजस्थान का कोटा और एक मिड राजस्थान का कौन सा? जयपुर। तो ये 5 जगह पर हम बालिका सैनिक स्कूल जो उनकी क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। ठीक, उसके बाद में देखो 1500 विद्यालयों में अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। इनको एटीएल लैब बोलते हैं हमने, अटल टिकरिंग लैब। ये अटल टिकरिंग लैब क्या होती है? प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनको गणित की, विज्ञान की, इनके एडवांस शिक्षा देने के लिए स्थापित किए। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए इनको नाम दिया जाता है किसका? अटल टिकरिंग लैब का, एटीएल लैब बोलते हैं इनको। अब ये 1500 और विद्यालयों के अंदर भी स्थापित की जाएगी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अलवर, अजमेर, बीकानेर। अब ये नाम आपको एक जैसे से नजर आएंगे, तो अब इनको डिवाइड करके आप ठीक से याद करना, क्योंकि वो ऐसे ही पूछेगा कि कहां एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना नहीं की जा रही है ना, या यही पूछेगा कि कौन सा कहां पे ये सैनिक स्कूल जो है बालिका सैनिक स्कूल नहीं खोला जा रहा है या कहां खोला जा रहा है। 3 जिलों के नाम दे देगा, अलवर, बीकानेर, जयपुर देगा। एक इसमें क्या होगा? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर दे देगा। तो 2 मिलाएगा और एक को अलग रखेगा। तो वहां ये 500 के 500 नाम अपने क्लियर होने चाहिए दिमाग में। अब ये 3 जिले जो है अलवर, अजमेर और बीकानेर, इन तीनों जिलों में डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल प्लेनेटोरियम का मतलब क्या है? एक तरीके से जो आकाश में खगोलीय गतिविधियां जो होती है ना, उनको अपने एक लैब के अंदर या इस प्रकार से समझने के लिए एक ऐसी लैब बनाएंगे जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां नजर आएगी अपने को, है ना। जैसे आप वहां पे 3D चश्मा पहन के बैठ जाओगे तो आपको आकाश के अंदर तारे, सूर्य, ये सारी घटनाएं जो है वो आपको नजर आएगी, है ना। वो एक प्लेनेटोरियम होता है कहने का मतलब। तो ऐसे जयपुर में और में कई जगह डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किए हुए। इस बजट में इनकी नई घोषणा हुई है, कहां के लिए? अलवर, अजमेर और बीकानेर में। अब इसी प्रकार से अपने अजमेर और बीकानेर को कायम रखेंगे और 2 नए सेंटर और जोड़ेंगे। कौन सा? भरतपुर और कोटा। कौन सा? भरतपुर और कोटा। इन चारों में यहां जो साइंस सेंटर चलते हैं, विज्ञान केंद्र, उनको हम इनोवेशन हब के रूप में विकसित करेंगे।
किसके रूप में? इनोवेशन हब के रूप में। तो इनोवेशन हब स्थापित किए जाएंगे 4 जिलों में, जिसमें 2 तो ऊपर वाले ही हैं, अजमेर और बीकानेर को तो वापिस रखेंगे, 2 नए जोड़ेंगे इसमें। कौन सा? भरतपुर और कोटा, भरतपुर और कोटा। तो ये 4 जगह पे तो इनोवेशन हब बनाएंगे, और 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम क्या स्थापित करेंगे? डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित करेंगे। फिर आगे देखिए, एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर बैडमिंटन अकेडमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, हर बजट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिले के अंदर एक अकेडमी स्थापित की जाती है। कई बार तो 4, 5, 7 अकेडमी आ जाती है। इस बार एसएमएस स्टेडियम जो है उसमें कौन सी अकेडमी स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? बैडमिंटन अकेडमी। फिर आगे चलते हैं, उदयपुर के अंदर लैक्रोस अकेडमी स्थापित की जाएगी। लैक्रोस का मतलब समझते हो क्या आप? इंग्लिश का वर्ड है लैक्रोस। ये छोटी एज के जो बच्चे होते हैं, जो तरह तरह जैसे जिम्नास्टिक है मान लो, है ना, वो एक लाठी के ऊपर खड़ा हो गया और जंप लगा देना, तो वो जो लचीलापन होता है, वो जो गतियां होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चों के अंदर होती है, उस एज को बोलते हैं लैक्रोस एज। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों के अंदर उस प्रकार के स्किल डेवलप करने के लिए खोली जाने वाली एक अकेडमी है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? लैक्रोस अकेडमी का नाम दिया जाता है। तो इस लैक्रोस अकेडमी की स्थापना कहां की जा रही है? उदयपुर में। अब ऐसे नाम आ जाएंगे तो ये हमारे लिए संकट पैदा कर देंगे। ठीक है, तो बैडमिंटन अकेडमी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में, और लैक्रोस अकेडमी कहां खोली जा रही है? उदयपुर में। इसके बाद में देखो, जितने भी राजस्थान के कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, कोई से भी है, वहां नई किरण नशा मुक्ति केंद्र शुरू किए जाएंगे, है ना। आजकल के युवाओं में बढ़ती हुई नशे की जो आदत है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए या उनको नशे से बाहर लाने के लिए नई किरण नशा मुक्ति केंद्र शुरू किए जाएंगे कॉलेजेस के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव और आत्महत्या की रोकथाम के लिए। ठीक है, अब ये आत्महत्या कहां होगी? जहां ज्यादा पढ़ाई का माहौल है ना। पढ़ाई का माहौल कहां है? या तो कोटा में है, या कहां है? सीकर में है। इसके बाद में 2 और ले लो आप, जोधपुर और जयपुर। तो यहां पर जो बच्चों के द्वारा बढ़ते तनाव के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब आपसे पूछ लेगा, युवा साथी केंद्रों का संबंध किससे है ना? युवाओं को रोजगार प्रदान करने से संबंधित है, युवाओं के अंदर कौशल विकास करने से संबंधित है, या युवाओं को अनैतिक गतिविधियां जो है उनसे रोकने के लिए, या नशे या बढ़ती हुई आत्महत्या जो है उसको रोकने के लिए बनाए गए। तो ये 4 महत्वपूर्ण सेंटर हैं इसके, कोटा में, सीकर में, जोधपुर में और जयपुर में। इन चारों लोकेशन के ऊपर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो एक तरीके ये क्या है? काउंसलिंग सेंटर है। तो वहां का कलेक्टर जो है वो इस युवा सेंटर का क्या होगा? मेन हेड होगा, और वो बच्चों के साथ क्या करेगा? काउंसलिंग करेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। चलो, अब नया सेक्टर शुरू हो गया हमारा, कौन सा? सॉरी, मेडिकल और हेल्थ को लेकर के, चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर। तो इसमें क्या क्या नई घोषणाएं होती है, ये देखो आप। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष, जिसको शॉर्ट में मां कोष का नाम दिया गया। किसका? मां। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष, मां कोष नाम दिया गया इसको। ये कितने रुपए की लागत से स्थापित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मां कोष की जो राशि रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 3500 करोड़ रखी गई है। कितनी? 3500 करोड़। ठीक है, इतनी राशि से ये मां कोष स्थापित किया गया है। अब इस कोष से क्या करेंगे अपने? ये जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो चलती है ना, जिसको अपने प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से बोलते थे, और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया। तो इसमें जितनी भी दवाइयां हैं वो फ्री दी जाती है ना, जितनी भी जांच है वो सारी की सारी क्या की जाती है? फ्री की जाती है। तो पहले जो योजना निशुल्क जांच वाली और निशुल्क दवाइयों वाली चलती थी, उसको अब एकीकृत कर दिया है, और उसका नाम क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से। तो इसी योजना के संचालन के लिए हमने स्थापित किया क्या? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष, और उसकी राशि जो रखी गई है वो कितनी? 3500 करोड़। अब इस योजना में कुछ नई चीजें जोड़ी गई है। पहली चीज जोड़ी गई है इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी, यानी कि जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है और वो गुजरात में कोई नौकरी कर रहा है मान लो, तो वहां के कुछ हॉस्पिटल्स को भी इसके अंदर क्या किया गया? ऐड किया गया। तो इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी कहने का मतलब एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य के अंदर भी इलाज करवाया जा सकता है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स की लिस्ट ओवरऑल इंडिया में अपने राजस्थान की तरफ से प्रकाशित की हुई है। फिर आगे देखो, 70 वर्ष से ज्यादा आयु के जो वृद्ध जन है उनके लिए जीरेटिक केयर पैकेजेस शामिल किए गए हैं। अब इसका मतलब सीधा सा आप ये समझ लो कि 70 साल से अधिक आयु वर्ग के जो वृद्ध जन है, बूढ़े लोग हैं, उनको घर बैठे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बस सीधा सा मतलब ये जीरेटिक केयर पैकेजेस, यानी कि उनको दवाइयां वगैरह जो है वो उनको घर बैठे ही क्या करवा दी जाएगी? उपलब्ध करवा दी जाएगी। उनको चिकित्सालय आने की जरूरत नहीं। फिर आगे देखिए, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, ओरल कैंसर और विशेष योग्य जनों के पैकेज जो है वो भी इस योजना के अंदर जोड़े गए, है ना। तो कौन सी बीमारी है एक नई जिसको आरोग्य आयुष्मान योजना के अंदर शामिल किया गया है?
ओरल कैंसर। इसके साथ साथ स्पेशल जो कैटेगरी के विशेष योग्यजन है उनके लिए भी पैकेज जो है वो इस योजना के अंदर जोड़े गए। तो ये कुछ एक नए प्रावधान है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर रखे गए। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो इसी योजना को हमने एक और विस्तार दिया है नेत्र वाउचर योजना के नाम से, है ना। यही जो मां योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है उसी के अंदर हमने एक नेत्र वाउचर योजना यानी कि NVY की शुरुआत की। अब ये शुरुआत की गई है कि निःशुल्क हमारी क्या है नेत्र जांच करवा दी जाए और अगर किसी की नजर कमजोर है तो उसको फ्री में क्या दे दिया जाए, चश्मा दे दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई है नेत्र वाउचर योजना के नाम से। तो इसमें क्या है, ज्यादातर जो ट्रक और बस के ड्राइवर है ना, और कामगार वर्ग है जैसे कारीगर है, दर्जी है, बढ़ई है, जिनके आंखों का काम क्या है ज्यादा बारीकी से करना पड़ता है जिनको, उनके लिए क्या है आंखों की जांच निःशुल्क होगी और उनको क्या उपलब्ध करवाए जाएंगे, चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिला हॉस्पिटल्स में डे केयर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। किसके? डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर समझते हो क्या आप? डे केयर सेंटर किसको बोलते हैं? जैसे जो कामकाजी महिलाएं होती है ना, या जिनके माँ बाप जो है वो छोटे बच्चे हैं जिनके, और वो काम के लिए बाहर चले जाते हैं, तो पीछे से बच्चों को कौन संभाले, है ना। तो उनके लिए सरकार क्या करती है, डे केयर सेंटर स्थापित करती है। तो इस प्रकार के डे केयर सेंटर जो है वो कहां स्थापित होंगे, अब जिला हॉस्पिटल्स जो है उनके अंदर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, संभाग मुख्यालयों के ऊपर अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, यानी कि जले हुए जो लोग होते हैं, है ना, उनकी स्पेशल केयर करने के लिए सेंटर स्थापित होंगे। कहां? सभी संभाग मुख्यालयों के ऊपर। अब ये एक इंस्टीट्यूट है हमारा रिम्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके अधीन हम बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए जियाट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो उसकी भी क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। फिर आगे देखिए, फिट इंडिया, ये एक प्रोग्राम चलता है ना, इसमें आप कोई भी भारत का नागरिक इसमें भाग ले सकता है ऑनलाइन, है ना, इसकी गतिविधियों को कर सकता है और वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा फिट इंडिया सर्टिफिकेट के नाम से। उसी प्रकार का कुछ एक प्रोग्राम जो है वो हमारी राजस्थान सरकार किस नाम से चला रही है, फिट राजस्थान अभियान के नाम से। कौन सा? फिट राजस्थान अभियान। तो देश के हमारे जो राज्य के नागरिक हैं वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उनके लिए चलाया जाने वाला अभियान कौन सा है? फिट राजस्थान अभियान। ठीक, चलिए फिर आगे बात करते हैं। नई आयुष नीति लाई जाएगी। ये आयुष जो है ये भी उपचार की हमारी क्या है कि पद्धति है, जिसको आयुष पद्धति बोलते हैं अपने। तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, आयुष नीति घोषित करेंगे। और इस आयुष नीति के अंतर्गत जो गांव निरोगी गांव घोषित कर दिए जाएंगे, मतलब जिसमें एक भी मरीज नहीं होगा जिस गांव के अंदर, उस गांव को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा और उस गांव को पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाएगी। कितने रुपए की? 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन पैकेज उसको दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित किए जाने पर उसको पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी होगी? तो याद रखना है कितनी? 11 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के। सोशल सिक्योरिटी का मतलब समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग समझ लो आप, या विशेष कैटेगरी के लोग, जैसे विधवा महिलाएं हो सकती है, परित्यक्ताएं हो सकती है, SC ST के लोग हो सकते हैं, है ना, या कोई एकल नारी वगैरह, जितने भी ये स्पेशल सिक्योरिटी वाले जो है ना, इनको किसी प्रकार का अगर कोई सहायता दी जाती है तो वो अपने आप में क्या मानी जाती है? सामाजिक सुरक्षा मानी जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा? अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्ति, है ना, जो BPL बुजुर्ग व्यक्ति मान लो आप, विधवाएं, एकल नारियां, दिव्यांग व्यक्ति, लघु और सीमांत किसान भी इसके अंदर शामिल है। उनकी पेंशन राशि जो अब तक लगभग 750 रुपए दी जाती थी, उनको अब बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया? 1250 रुपए कर दिया गया। तो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन, जिसको आम घरों में अपने बोलते हैं, है ना, जैसे विधवा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन जो बोलते हैं, उसकी राशि अब पर मंथ कितनी कर दी गई है? 1250 रुपए कर दी गई। फिर और देखें, 1 लाख दिव्यांग जनों को, यानी कि विकलांग जो है किसी भी कैटेगरी के, उनको 20,000 रुपए तक आर्टिफिशियल लिम्स या इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनको चलने फिरने में सहायता करने वाले लिम्स का मतलब ये जो साखी होती है ना, वो 20,000 रुपए तक की वो साखी जो है वो इन विकलांगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। टारगेट रखा गया कितना? 1 लाख। अब ये एक इंपॉर्टेंट सी योजना है ना, दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना के नाम से। कौन सी? दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना। अब आ जाएगा इसके अंदर नाम ये कि राजस्थान में वर्तमान बजट में ऐसे लोग जो गुमंतु प्रकार के हैं, अर्ध गुमंतु प्रकार के हैं, उनके लिए शुरू की गई सशक्तिकरण योजना किस लोक संत के नाम पर शुरू की गई? ठीक है, जाम्बो जी के नाम पे शुरू की गई है, दादू दयाल जी के नाम पे, या कोई और नाम दे देगा ऑप्शन के अंदर। तो इसका नाम दिया गया किसका? दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना के नाम से। फिर आगे देखिए, SC ST OBC EWS, 500 वर्ग आगे,
इसके बाद में सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन, इन सबको आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक निगम, इनके द्वारा जो भी ऋण दिए गए थे, है ना, अलग अलग योजनाएं चलती हैं इनकी, और इन सभी वर्गों को अलग अलग क्या दिए जाते हैं, ऋण दिए जाते हैं। अब ये ऋण भर नहीं पा रहे हैं, है ना, ऋण तो दे दिया, लोन तो दे दिया, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो अब सरकार ने क्या किया है, इनका वन टाइम सेटलमेंट करने की स्कीम लॉन्च की। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पेनल्टी है वो आपको माफ कर दी जाएगी, है ना, वो आपको नहीं भरनी, आप मूल ला दो हमारा, है ना, जो आपको दिया था और जितना बकाया है ना वो ला दो एक ही टाइम में, बस खत्म करो बात। ठीक है, तो ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बोलते हैं इसको, OTSS बोलते हैं। ठीक है, तो ये सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारे लोगों के लिए लाई जाती रहती है, किसानों के लिए विशेष रूप से लाई जाती है। अब की बार ये इन वर्गों के लिए भी क्या है, लागू की गई है। फिर आगे देखिए, 350 करोड़ रुपए से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप इसको, गिग वर्कर्स के लिए और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। गिग वर्कर, ये शब्द सुना है क्या आपने? गिग वर्कर क्या होता है ना, हाँ, जो असंगठित कैटेगरी के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, मतलब आज नौकरी है कल का पता नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना काम करने वाले, कि उनकी नौकरी का टेन्योर डिसाइड नहीं है, उनकी कार्य अवधि डिसाइड नहीं है, कि आपको जैसे किसी ने नौकरी पे रख लिया मान लो, है ना, और उसको अब ये पता नहीं है कि मैं महीने रहूंगा नौकरी पे, या साल रहूंगा, 10 साल रहूंगा, 5 साल रहूंगा, अगले की मर्जी है, जितने दिन रखे उतने दिन। तो ऐसे वर्कर्स को क्या बोला जाता है, गिग वर्कर्स बोला जाता है। तो ये जो गिग वर्कर्स होते हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स होते हैं, इनके विकास के लिए एक फंड स्थापित किया गया, गिग फंड बोलेंगे अपने इसको। इसकी राशि कितनी है बताओ आप? 350 करोड़ रुपए। कितनी है? 350 करोड़ रुपए। इससे पहले हमने 3500 करोड़ रुपए की सहायता से मां कोष स्थापित किया है। कौन सा? मां कोष। और 350 करोड़ रुपए की सहायता से हमने विवेकानंद कोष जो है वो भी स्थापित किया युवाओं के लिए। ठीक है, और ये 350 करोड़ रुपए से हमने कौन सा स्थापित किया? गिग फंड। क्या बोलेंगे इसको? गिग फंड। अब ये टर्मिनोलॉजी आ जाएगी ऐसी। ठीक, इसके बाद में संभागीय मुख्यालयों के ऊपर सरस्वती हाफ वे होम्स खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? सरस्वती हाफ वे होम्स। है, हाफ वे का मतलब जानते हो? आधा रास्ता नहीं है। ठीक है हाँ, मतलब घर के जैसा क्या है, ऐसे लोग जैसे मान लो एक तो होती है जेल, जिसके अंदर किसी को बंदी बना दिया जाए और उसको उससे वहीं पे उसको रखा जाए। एक होते हैं सुधार गृह, जिनको अपने बोलते हैं, है ना, उनमें क्या है, उनको स्किल सिखाया जाता है कोई ना कोई। जैसे कोई अपराधी था, अब उसको क्या है, रात दिन उसको कह रहे हैं कि तू कपड़ा बुनना सीख, है ना। अब धीरे धीरे उसका कपड़ा बुनने में इंटरेस्ट आ गया और उसको सामने से पैसे भी मिलने शुरू हो गए, तो अब उसको लगेगा कि ठीक है ये काम तो बढ़िया है, अब उसको जमानत दे दी जाएगी, है ना। उनके सुधार हो गए उसमें कि आप समाज की मुख्य धारा में आ जाओ, जाके कोई दरी बुनना या कोई काम शुरू कर लो। अब देखा जा रहा है कि उसमें अपराध प्रवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे जो होम्स होते हैं उनको हाफ वे होम्स बोलते हैं अपने। ठीक है, तो ये मां सरस्वती के नाम पर सरस्वती हाफ वे होम्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे सभी संभागीय मुख्यालयों के ऊपर। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट, 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, है ना। विशेष रूप से लड़कियां जो बच्चे होती हैं उनके, गर्ल चाइल्ड जो होती हैं उनके केयर के लिए क्या स्थापित किए जाएंगे? सेंटर स्थापित या इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। कितने जिला मुख्यालयों के ऊपर? 10 पे। फिर देखो, प्रत्येक ब्लॉक स्तर के ऊपर, ब्लॉक का मतलब पंचायत समिति स्तर के ऊपर, वहां का कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो सकता है या वहां का कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र। तो इनकी स्थापना किस लेवल पे की जाएगी? ब्लॉक स्तर पर की जाएगी, ग्राम स्तर पर नहीं, या जिला स्तर पर भी नहीं। किस स्तर पर? पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर के ऊपर। और ये जो गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, ये कितने जिला मुख्यालयों पर? 10 पर। ठीक, चलिए अब एक मिशन चलता है, ये राजविका मिशन, है ना। और इसके अंतर्गत मोदी जी ने एक प्लान शुरू किया था 2 साल पहले, लखपति दीदी योजना के नाम से, है ना। यानी कि महिलाएं जो है गांव की, उनको सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जोड़ना था, है ना, स्वयं सहायता समूह से उनको क्या करना था? जोड़ना था। अब कई सारी महिलाएं इकट्ठी होकर एक ग्रुप बना के जब रोजगार का उत्पादन करती है तो उसको अपने क्या बोलेंगे? लखपति दीदी। क्या बोलेंगे? लखपति दीदी बोलेंगे उसको। तो ये लखपति दीदी बनाने का टारगेट हमने डिसाइड किया कितना? 20 लाख। आने वाले साल में हम कितनी लखपति दीदी बना देंगे? 20 लाख बना देंगे। ठीक, अब आगे देखो एक पॉइंट और, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो 2025 वाला वर्ष है ना, इसके ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव सेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? कोऑपरेटिव। और इसका रीजन ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है ना। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये कार्यक्रम जो है वो सहकारिता से रिलेटेड बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो सरकार भी, हमारी सरकार भी पीछे नहीं है।
और उन्होंने राजस्थान की महिलाओं के विकास के लिए जो निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम का एक बैंक बना हुआ था, उस बैंक को एनबीएफसी का दर्जा दे दिया है। किसका दर्जा? एनबीएफसी। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या निगम होते हैं कहने का मतलब, या कंपनी होती है एक तरीके, है ना। तो ये होता तो एक तरीके से क्या है, बैंक है, लेकिन कुछ काम बैंक वाले करते हैं, कुछ काम बैंक वाले नहीं करता। जैसे एटीएम जारी नहीं कर सकता, ये चेक जारी करके साइन करके पैसे नहीं निकलवा सकते आप इससे, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से लेन देन कर सकते हो पैसे का, है ना। तो पूरी तरीके से बैंक भी नहीं है, तो ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एक तरीके की, ठीक है, जहां इस प्रकार की क्रियाएं की जा सकती है। तो ये राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम की जो एक संस्था बनी हुई थी राजस्थान की, उसको एनबीएफसी के रूप में क्या कर दिया गया है, दर्जा दे दिया गया। तो अब ये राजस्थान सरकार नहीं देती है एक्चुअल में, ये क्या है, आरबीआई देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो इसकी क्या देता है, मान्यता देता है। तो इस बजट के अंदर ये भी घोषणा हुई है कि इसको अपने एनबीएफसी के रूप में मान्यता दिलाएंगे। फिर देखो, इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की 2.5%, यानी कि इसके अंतर्गत जो लोन दिया जाएगा, वो लोन 1 लाख रुपए तक का ऋण है, और उसके अंदर जो ब्याज दर है वो घटा के कितनी कर दी गई है, 1.5। पहले 2.5 की ब्याज रेट से लोन मिलता था, अब कितना मिलेगा, 1.5% के। और इसके अंदर कितनी लखपति दीदी को लाभ दिया जाएगा, 3 लाख, है ना। तो नई एड तो की जाएगी कितनी, 20 लाख, लेकिन उसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला लाभ कितने को मिलेगा, 3 लाख को मिलेगा। और कितने % ब्याज रेट पे मिलेगा, 1.5% ब्याज। और कितनी ऋण राशि दी जाएगी, 1 लाख रुपए की। लेकिन ये महिला को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, ये किसको मिलेगी, स्वयं सहायता समूह को मिलेगी, पूरे उस ग्रुप को मिलेगी, है ना, जो वो काम कर रही है, किसी भी प्रकार का, कोई सिलाई का, कोई डेयरी का, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, उसको लाभ दिया जाएगा इसके अंदर। चलिए फिर और देखिए आप, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के नाम से, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है न्यूट्री किट, यानी कि ये पोषण उपलब्ध करवाने वाली कोई किट है। तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित की जाएगी, है ना। और किसको वितरित की जाएगी, गर्भवती महिलाओं को। तो अंतिम 5 माह के लिए अतिरिक्त पोषण उपलब्ध करवाने हेतु, जब उसके शिशु का आकार गर्भ के अंदर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसको पोषण की आवश्यकताएं उसकी अलग टाइप की है, तो वो पोषण में कमी नहीं आए, इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना जो है वो क्या की गई है, शुरू की गई है। फिर इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये योजना भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही संचालित होगी, लेकिन इसमें जो एज ग्रुप बनाया गया है वो कितना बनाया गया, 3 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको पहले 3 दिन दूध मिलता था, सप्ताह में कितने दिन, 3 दिन, अब उनको 5 दिन क्या होगा, दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर अध्ययन करने वाले प्री नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं, है ना, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा वाले जो बच्चे हैं, उनको दूध उपलब्ध कराने की योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के नाम से। और इसमें अब वीकली कितने दिन, 5 दिन उनको क्या होगा, दूध उपलब्ध होगा। फिर आगे देखिए, 5000 उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उनको अब अन्नपूर्णा भंडार में तब्दील किया जाएगा। किसमें, अन्नपूर्णा भंडार। तो उचित मूल्यों की दुकानों को अब आजकल नया नाम देना शुरू कर दिया गया है, अन्नपूर्णा भंडार के नाम से। तो इसकी शुरुआत हो रही है कितनी, 5000 उचित मूल्यों की दुकान से। तो ये सारे सामाजिक सुरक्षा को लेकर के शुरू किए गए क्या है, प्रोग्राम से, जो हर वर्ग को क्या कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। चलो, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या नई घोषणाएं हुई है, तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम एक अधिनियम लेके आएंगे, नया अधिनियम, जिसको नाम दिया जाएगा क्या, राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम, राजस्थान सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे अपने इसको। यानी कि हमारी जो नागरिक सुरक्षा है, आम लोग जो है उनकी सुरक्षा और सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए यह अधिनियम लाया जाएगा। फिर एक घोषणा और हुई है कि पुलिस मुख्यालय के अंदर सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम स्थापित किए जाएंगे। कहां पे, पुलिस मुख्यालय पर, ठीक है, क्या स्थापित किए जाएंगे, साइबर कंट्रोल एंड वार रूम। तो किसके नाम से शुरू होंगे ये, सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर क्राइम या साइबर कंट्रोल एंड वार रूम। तो इनको लगभग 350 करोड़ की लागत से ये क्या होंगे, स्थापित किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, है ना, जो हमारे जेल का ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पे बना हुआ है, अजमेर में बना हुआ है। अब उसको हम एक नए सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे। उस नए सेंटर का नाम क्या होगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के नाम से। क्या नाम है इसका, राजस्थान इंस्टीट्यूट। ये इसका मतलब तो समझ गया, राजस्थान इंस्टीट्यूट का मतलब राजस्थान का संस्थान, करेक्शनल का मतलब क्या होता है, सुधारात्मक, है ना, जैसे सुधार गृह जो होते हैं उसी प्रकार से, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। तो करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सुधारात्मक प्रशासन, और साथ ही साथ रिसर्च या अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। कौन सा सेंटर, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, उसकी स्थापना इस रूप में होगी। अब फिर नेक्स्ट देखिए, गुड गवर्नेंस के लिए हम क्या करेंगे,
सुशासन के लिए। सुशासन का मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों को मिल सके, वही सरकार क्या मानी जाएगी, गुड गवर्नमेंट मानी जाएगी, सुशासित गवर्नमेंट मानी जाएगी। तो गुड गवर्नेंस के लिए हम क्या करेंगे, अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करेंगे। किसकी, अटल ज्ञान केंद्रों की। अभी 2-4-5 दिन पहले आपने एक अखबार में बड़ा सारा पढ़ा होगा कि अटल प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे, है ना। एक नई भर्ती आ रही है राजस्थान के अंदर, कौन सी, अटल प्रेरकों की भर्ती। तो वो अटल प्रेरक कौन होंगे, जो इस अटल ज्ञान केंद्र का संचालन करने वाले गांव स्तर के ऊपर जो लोग होंगे या जो लगाएंगे उनको बोलेंगे अटल प्रेरक। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसकी घोषणा तो ये 25 दिसंबर 2024 को, है ना, सुशासन दिवस के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है वो किसके रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में, गुड गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर इसकी स्थापना होगी। लेकिन अभी जो इसका प्रथम चरण चल रहा है उसमें उन पंचायतों को शामिल किया गया है जिनकी आबादी 3000 से अधिक है। तो 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों पर इसकी प्रथम चरण में शुरुआत हो रही है। ठीक है, चलो इसके बाद में गुड गवर्नेंस के लिए हम एक काम और करेंगे, जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर। किस पर, जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर राज्य के ऐसे अधिनियमों को हटा देंगे हम जो अब गैर आपराधिक प्रकार के हो गए हैं। कैसे, गैर आपराधिक प्रकार, डीक्रिमिनलाइज हो गए हैं, यानी कि उस प्रकार के अपराध अब रहे नहीं है, लेकिन उनसे संबंधित कानून अभी भी बने हुए हैं, तो उनको हटा देंगे। और जो अनावश्यक प्रावधान है उनको हटाने के उद्देश्य से क्या लाया जाएगा, लोक विश्वास अधिनियम लाया जाएगा। कौन सा, लोक विश्वास अधिनियम। तो अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने के लिए लाया जाएगा लोक विश्वास अधिनियम। और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा लाया जाएगा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते, राजनेट 2.0। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, राजनेट नाम की, यानी कि राजस्थान इंटरनेट सर्विस जो है अपने राजस्थान सरकार की, उसके माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्शंस दिए जाते हैं। अब हमने क्या किया है, हमारी वाली जो राजनेट था ना उसको भारत नेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। भारत सरकार की जो योजना है भारत नेट के नाम से, जो कि गांवों के अंदर या विशेष रूप से जो पंचायत मुख्यालय हैं उनको ब्रॉडबैंड एक्टिविटी या ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करवाती है योजना। तो सारे देश की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, इसकी जो योजना चलती है उसका नाम क्या है, भारत नेट के नाम से। उसी योजना को राजस्थान नेट योजना के साथ जोड़कर इसको नाम दिया गया है राजनेट 2.0। और इसके अंदर क्या किया गया, अब जितने भी हमारे प्राथमिक चिकित्सा सेंटर हैं, पीसीसी बोलते हैं जिनको अपने, प्राथमिक चिकित्सा सेंटर, प्लस जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, उनको भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इसके माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो राजनेट 2.0 के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को और उच्च माध्यमिक स्कूल्स जो हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनको भी क्या की जाएगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो ये सारे कार्य किसके अंतर्गत आ रहे हैं, गुड गवर्नेंस के अंतर्गत। ठीक, चलो अब लास्ट अपने इसमें एक और पढ़ देते हैं, एग्रीकल्चर बजट, कृषि बजट, है ना। वैसे तो क्या है, पिछली गवर्नमेंट जो थी हमारी, उन्होंने तो क्या है अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया था, है ना। आपने सुना होगा 2 बार 3 बार उन्होंने अलग से क्या किया, कृषि बजट प्रस्तुत किया था। लेकिन अब की बार इस गवर्नमेंट ने आने के बाद में उसी कृषि बजट को सामान्य बजट के साथ ही घोषित करना शुरू कर दिया। तो अब कृषि बजट को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि के अंदर सिंचाई, किसकी, सिंचाई की, इरिगेशन की बात करते हैं। तो देखो आपने राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन, कौन सा बताओ, राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन, ये एक मिशन चलता है हमारा जो कि इरिगेशन वाटर का ग्रिड बनाने के लिए चलाया जाता है, यानी कि सिंचाई सुविधाएं जो है उनका विस्तार करने के लिए चलाया गया मिशन है ये, जिसका नाम क्या है, राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के नाम से। इसके अंतर्गत अब से पहले एक कॉर्पोरेशन गठित किया हुआ था जिसका नाम था ईआरसीपी कॉर्पोरेशन। ये ईआरसीपी परियोजना का नाम आपने अखबारों में, न्यूज में खूब सुना होगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बोलते थे इसको। और उस ईआरसीपी परियोजना को संचालित करने और बनाने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनाया था। अब इस सरकार ने आते ही उस ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को एक नए नाम से प्रमोट कर दिया है, और वो नया नाम क्या है बताओ, राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नाम से, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में किस कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन किया गया है, ईआरसीपी कॉर्पोरेशन, पूर्वी राजस्थान नहर कॉर्पोरेशन जो है उसी का नाम बदल कर किया गया है। और इसका गठन किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ था, राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। ठीक, फिर आगे चलते हैं अपने राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, है ना। ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पानी उपलब्ध करवाने को लेकर चलाया गया एक कार्यक्रम है ना, पेयजल उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, RWSLIP। इसकी फेज 3 अभी शुरू हो रही है, कौन सी, फेज 3।
और इसके अंदर टोटल कितनी सिंचाई परियोजनाओं को टारगेट किया गया है? 36। कितनी? 36 सिंचाई उप परियोजनाएं जो है उनसे संबंधित कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का या कार्य जो है वो इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे, है ना। तो राजस्थान पानी आजीविका मिशन या आजीविका सुधार परियोजना बोलते हैं अपने इसको, क्या बोलते हैं? राजस्थान पानी आजीविका सुधार परियोजना। इसकी फेज 3 के अंतर्गत 36 सिंचाई उप परियोजनाओं से संबंधित कार्य शुरू किए जाएंगे। फिर आगे देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपने इसका नाम भी सुना होगा कि भारत के प्रत्येक सीमांत और लघु किसान जो है उसको केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। साल में 3 बार आते हैं ये पैसे, 2,000 2,000 2,000 के रूप में, है ना। 2,000 की किस्तें दी जाती है। राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से इसके अंदर 3,000 रुपए और ऐड करके राजस्थान के किसानों को कितनी राशि दी जानी प्रस्तावित की है? 9,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। यानी कि अब जो किस्त आएगी वो 2,000 के ना के कितने की आएगी? 3,000 की आएगी। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि 6,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? 9,000 की गई। चलिए फिर आगे देखें, ग्राम पंचायत स्तर पर आगामी 4 वर्षों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? कस्टम हायरिंग सेंटर। अब सरकार की तरफ से इसमें क्या होगा? विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे मान लो कोई ट्रैक्टर के साथ जुड़ने वाले, जैसे बुआई के, कटाई के, इनके कोई उपकरण हो सकते हैं, जुताई के, तो वो क्या होंगे? अब गांव में तो क्या होता है, किसान जो होता है ना उनके पास लिमिटेड ही होते हैं, या होते हैं तो वो दूसरे किसानों से किराया ज्यादा लेते हैं। अब ये सरकार खुद बना देगी ऐसे हायरिंग सेंटर। तो गांव में जब ये बन जाएंगे तो गांव का किसान जब भी वो फ्री होंगे उनका उपयोग अपने कृषि कार्यों में कर सकेगा। तो नॉर्मल सा किराया होगा उसका, वो किराया पे करेगा और उसको बदले में क्या मिल जाएगी? वो सुविधा मिल जाएगी। तो ऐसे सेंटर्स को क्या नाम दिया गया? कस्टम हायरिंग सेंटर नाम दिया गया। तो ये आगामी 4 वर्षों के अंदर इनकी स्थापना होगी। पहले चरण के अंदर ये जो स्थापित होने जा रहे हैं अगले साल, वो कितने? 1,000। ठीक है, 1,000 गांवों के अंदर या पंचायतों के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर जो उनकी स्थापना की जाएगी। चलिए फिर आगे देखें, नमो ड्रोन दीदी योजना के नाम से, है ना। कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना के नाम से। ठीक, और कस्टम हायरिंग सेंटर जो है यहां पर उपलब्ध जो ड्रोन्स है ना, आजकल क्या है, खेती का कार्य जो है वो किसके माध्यम से होने लगा है? ड्रोन्स के माध्यम से। तो ये ड्रोन या तो इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना के नाम से, और या फिर कहां है? ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है यहाँ पे ये ड्रोन दिए जाएंगे। अब इन ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा? 1,00,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर, कितनी? 1,00,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर नमो यूरिया, सॉरी ये नमो गलत लिख दिया गया, ठीक है, ये नैनो यूरिया है। क्या है? नैनो यूरिया, और ये नैनो डीएपी, है ना। ये आजकल क्या है, उर्वरक की एक नई कैटेगरी चल पड़ी है। सरकार ने पुराने वाली उर्वरक प्रणाली जो थी उसको खत्म कर दिया है। अब ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी एक्चुअल में क्या होते हैं? इसके कणों या पार्टिकल जो होते हैं ना इसके अंदर, उनका आकार बहुत छोटा है और ये लिक्विड फॉर्म में आती है ना। ऐसे वो पुराने वाली रेस सफरे जो आती थी हमारी यूरिया बड़े बड़े दानों वाली, वो नहीं आती अब। और ये केवल पौधे को उतनी ही दी जाती है जितनी उसको आवश्यकता है ना। पहले तो अपने क्या करते थे? सिंचाई करते थे और उसके साथ क्या कर देते? छिड़काव कर देते थे। तो पौधे को जो आवश्यकता ही नहीं है, अतिरिक्त मात्रा में भूमि में डाल रहे हैं हम उसको, फिर वो भूमि को क्या बना रही है? हाँ, अनुपजाऊ बना रही है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए, मृदा के स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए सरकार ने ये नैनो डीएपी और नैनो यूरिया नाम के प्रोजेक्ट शुरू किए। अब इनकी छिड़काव ऐसे तो होगा नहीं, तो ये छिड़काव किसके माध्यम से किया जा रहा है? ड्रोन्स के माध्यम से। तो 1,00,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर नैनो यूरिया और नैनो डीओपी के छिड़काव के लिए 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा। यानी कि इसको किसानों के बीच में पॉपुलर बनाना है। तो पॉपुलर बनाने का तरीका ये है कि किसान के पास मान लो 20 हेक्टेयर जमीन है और उसको कह दिया कि तेरे को 50,000 रुपए मिलेंगे, तो वो तुरंत कहेगा करो ड्रोन से छिड़काव। ठीक है, अदरवाइज वो अपनी परंपरागत प्रणाली को ही अपनाएगा। तो ये जो ड्रोन है ये उपलब्ध होंगे किसके माध्यम से? इन 2 योजनाओं के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मृदा शक्ति संवर्धन योजना। कौन सी? मृदा शक्ति संवर्धन योजना। इसके तहत कृषकों को हरी खाद बनाने के लिए, है ना, 3,00,000 डेंचा बीज मिनी किट प्रदान की जाएगी, है ना। डेंचा ये क्या है? छोटी प्रकार की घास होती है जो खेत में ही उगती है और उसको कल्टीवेटर या उससे बुआई करके खेत के अंदर ही क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। तो वो लास्ट में क्या बन जाती है? हरी खाद बन जाती है। तो उसके बीज, उसको डेंचा बीज बोलते हैं या डेंचा खाद बोलते हैं उसको अपने। ठीक है, तो वो 3,00,000 डेंचा बीज मिनी किट जो है वो किसानों को क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। तो इसमें और तो ज्यादा नहीं है, कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछ ले और उससे लाभान्वित होने वाले कितने लोग हैं या कितनी उसकी संख्या है, वो आपसे जरूर पूछी जा सकती है। चलो लास्ट अपने इसमें बात करते हैं, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, है ना। तो जो पशुओं की खाद है, गोवर्धन का मतलब क्या है? गायों को पालने वाले या पशुओं को पालने वाले मान लो आप,
तो उनके लिए बायो फर्टिलाइजर बनाने की योजना है, और इसमें जो किसान लाभान्वित होंगे वो कितने होंगे? 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा इस योजना के। फिर आगे देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना की जाएगी। कहां स्थापित होगा ये तो अभी डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए आजकल बहुत चलता है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का वर्ड आपके फोन में और में सब जगह आ गया, एआई जिसको बोलते हैं अपने, है ना। तो वो एआई पर आधारित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, है ना। ऐसे तो बहुत सारे सेंटर अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्थापित होते हैं, लेकिन ये सेंटर स्थापित होगा किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और इसकी अनुमानित लागत जो है वो कितनी रखी गई? 50 करोड़ रुपए रखी गई। फिर आगे देखिए, बांसवाड़ा में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये एक्चुअल में थोड़ा सा करेक्शन करना है इसके अंदर, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज, मक्का का विशिष्टता केंद्र मान लो आप इसको, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र मान लो। तो मक्का का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा कहां? बांसवाड़ा। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान जो है वो मक्का के उत्पादन में क्या है? अव्वल नंबर पे है। तो ऐसा मक्का का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा कहां? बांसवाड़ा में। इसी प्रकार से देखो, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 किसानों को, कितने? 2000 किसानों को 5000 रुपए तक का क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। और भरतपुर के अंदर इस मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा, किसके लिए? हनी बी कीपिंग के लिए। हनी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन का जो केंद्र स्थापित होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो कहां स्थापित होगा? भरतपुर में। याद रखना आप इसको। मक्के का कहां स्थापित होगा? बांसवाड़ा में। इसी प्रकार के 1-2 सेंटर और देखेंगे अपने। फिर देखो, 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिक जो है, जिनके पास भूमि नहीं है अपनी कोई, लेकिन वो काम खेती का ही करते हैं, है ना, दूसरों के करते होंगे, तो उनको 5000 लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण उपलब्ध करवाने की सरकार की क्या है? घोषणा है। फिर आगे देखिए, नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट सा प्रोग्राम चलता है राजस्थान सरकार का। क्या नाम है? नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम। नॉलेज का मतलब तो ज्ञान, इन्वेंसमेंट का मतलब बढ़ावा देना, है ना, उसके लिए चलाया गया प्रोग्राम। कैसे? राजस्थान के जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो अग्रणी किसान है राजस्थान के, उनको हम क्या करें? या तो विदेश में भेजें, ठीक है, जहां पे जो देश कृषि के अंदर अव्वल नंबर पे आते हैं, जैसे इजराइल है मान लो। इजराइल की अपनी कृषि पद्धति जो है वो वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि अपने राजस्थान के मरुस्थलीय राज्य है, और इजराइल के अंदर भी इसी प्रकार का मरुस्थल है ज्यादा। तो इजराइल वाले क्षेत्र में जहां मरुस्थलीय कृषि की जाती है, तो वहां पर हमारे कुछ प्रोग्रेसिव या नॉलेजेबल जो किसान है, उनको वहां पे भेजें और उनके नॉलेज को क्या करें? बढ़ाने का काम करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि राजस्थान के किसानों को हमारे ही राज्यों के दूसरे राज्यों का दौरा करवाएं, जैसे महाराष्ट्र के किसानों से मिलवाएं या कर्नाटक के किसानों से मिलवाएं, वहां के किसान कैसे खेती करते हैं इस बात को हम भी जाने। तो इस प्रोग्राम को नाम दिया जाता है किसका? नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम का। तो अब इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? देखो आप, किसान उत्पादक संघ जो है, उनके 100 कृषक जो है, उनको इजराइल सहित अन्य देशों के अंदर भेजा जा रहा है। कितनों को? 100 को। 100 किसान जो है वो विदेश यात्रा पे जाएंगे, और 5000 किसान जो है उनको राज्य के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा, ठीक है। तो नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत विदेश यात्रा करने वाले किसानों की संख्या कितनी होगी? 100, और देश के अन्य राज्यों में करने वाले किसानों की संख्या कितनी होगी? 5000। चलो ये लास्ट देखो आप, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, क्या नाम है इसका बताओ? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ग्राम। ये एक्चुअल में क्या है? वसुंधरा राजे गवर्नमेंट के समय शुरू किया गया एक प्रोग्राम था। उस सरकार ने 5 आयोजन किए थे ये लगातार, ग्राम फर्स्ट 2, 3, 4, 5, ठीक है। बाद में सरकार चली गई तो 5 ही आयोजित हुए, ठीक है। हर साल आयोजित होते थे और संभाग मुख्यालय पे होते थे, कोटा में हुए, जोधपुर में हुए, जयपुर में हुए, अलग अलग जगह हुए। अब इस गवर्नमेंट ने उन्हीं ग्राम का आयोजन दोबारा शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या रखा गया? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के नाम से, ग्राम बोलेंगे, ठीक। तो ये कृषि को लेकर के विभिन्न प्रकार की घोषणाएं जो है उनकी हमने बात की, ठीक। अभी ये बजट पूरा नहीं हुआ है, कल का हमारी एक क्लास और लगेगी इसके अंदर बजट वाले पार्ट में, फिर जाके ये अपना कंप्लीट हो पाएगा। तो कुछ और क्षेत्र हैं जो बचे हुए हैं हमारे, विशेष रूप से अब की बार ग्रीन बजट हमारे बजट को बोला गया था, ठीक है, हरित बजट बोला गया था। ग्रीन बजट के अंतर्गत हमने जलवायु को लेकर, पर्यावरण को लेकर, हमारी जैव विविधता को लेकर के बहुत सारे 10 प्रयास किए हैं। वो 10 मिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न उठने के चांस है, क्योंकि सारी चीजें नई है, उसमें पहली बार शुरू हो रही है राजस्थान के अंदर। तो वो ग्रीन बजट अपने को ठीक से पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन निकलने के चांस रहेंगे, ठीक है। चलो कल आगे इसको अपने कंटिन्यू करते हैं।